Hello everyone. Today we will read about factors which affect the choice of a capital structure. And when we talk about capital structure, then it means बिजनेस में जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है, व्हाट इज़ देयर रेशो. अगर हम मेजरली कैपिटल को डिवाइड करें तो इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज़ डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल. तो फर्म को क्या डेब्ट कैपिटल यूज़ करनी चाहिए या नहीं, ये हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में देखा कि डेब्ट कैपिटल यूज़ करने से एक कंपनी बेनिफिट्स ले सकती है कई तरीके के और अपनी ईपीएस दैट इज़ अर्निंग पर शेयर वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकती है. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं बिज़नेस को कि कितना डेब्ट लेना चाहिए और लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और आज हम वही सब पढ़ने वाले हैं. So the first factor which affect the choice of capital structure is cash flow position. डेब्ट कैपिटल तभी यूज़ करनी चाहिए अगर बिज़नेस की कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, क्योंकि इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, डिविडेंड पे करना ज़रूरी नहीं होता. अगर कैश फ्लो ही अच्छा नहीं है तो फिर डेब्ट कैपिटल प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशो. इसका मतलब है कि एक कंपनी इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर कर सकती है, हाउ मैनी टाइम्स. सपोज़ करो अगर अर्निंग 2 लाख रुपीज़ है, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इफ़ अर्निंग इज़ 2 lakh and per year interest is 20,000 rupees, then with this amount company is capable to pay 10 times interest, right? तो कंपनी 10 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर सकेगी. जितना ज़्यादा कवरेज रेशो होता है ना, उतने ही कंपनी की कैपेसिटी बढ़ जाती है डेब्ट कैपिटल को लेने की. जब कंपनी पास ज़्यादा प्रॉफिट अवेलेबल होगा तो उसके लिए एक इंटरेस्ट रेट को पे करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं होगी. एंड वाइस वर्सा, अगर ऐसा नहीं है देन वन शुड गो विथ इक्विटी कैपिटल. नेक्स्ट वन इज़ DSCR. DSCR मीन्स डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो. ये भी कवरेज रेशो ही है, पर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो से एक इम्प्रूव फॉर्म है, यानी कि ये थोड़ा और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती है. दोनों का काम तो यही पता करना है कि कितनी डेब्ट कवरेज है, कितने टाइम्स एक कंपनी अपने डेब्ट्स को पूरा कर सकती है. बट जो DSCR है वो ज़्यादा अच्छे से कैसे अपनी वर्क को करती है, DSCR के अंडर जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको अगेन ऐड कर दिया जाता है, जिससे कैश फ्लो नहीं होता. देखो जब EBIT निकाला जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाला जाता है, तो डेप्रिसिएशन को भी माइनस किया जाता है, जबकि डेप्रिसिएशन से कभी भी कंपनी का कैश फ्लो तो होता ही नहीं है. ये तो एक तरह से हम पहले सिक्योरिटी लेकर चल रहे हैं ना. इसी तरीके से और भी कई ऐसे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जो राइट ऑफ कर चुके होते हैं, माइनस कर चुके होते हैं, बट बिकॉज इससे कैश फ्लो नहीं हुआ देन वी आर सपोज टू ऐड दैट बैक इन प्रॉफिट. अब जो प्रॉफिट आएगा ना उसे डिवाइड किया जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड से भी, इंटरेस्ट से भी और रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन से, यानी ऐसे ऑब्लिगेशन जो अब रीपे करने हैं. बाकी सॉल्यूशन वही है, जितने ज़्यादा हाई अगर रेशो आता है उतना बेटर कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है या ऑप्शन है डेब्ट कैपिटल को यूज़ करने का. फोर्थ वन इज़ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसके बारे में तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में ही पढ़ चुके हैं. इसका मतलब है कि कितने % इन्वेस्टमेंट पर अर्निंग कर ली. जितना भी इन्वेस्ट किया, लेट्स से अगर 2 लाख इन्वेस्ट किया और 1 लाख इनकम हो गई तो 50% अर्न कर लिया, राइट. 1 lakh by 2 lakh into 100. Higher the ROI, higher is the capacity of a company to take debt capital or to use debt capital. फिफ्थ पॉइंट इज़ कॉस्ट ऑफ डेब्ट. अगर कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम है, यानी कि जो हमें डिविडेंड पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अगर वो कम है देन इट्स बेटर टू यूज़ डेब्ट कैपिटल. अगर वो हाई है देन यूज़ लेस अमाउंट ऑफ डेब्ट कैपिटल. सिक्स्थ वन इज़ टैक्स रेट. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है. हमें ये तो पता चल चुका है कि टैक्स में डेब्ट कैपिटल को यूज़ करने का बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है. डेब्ट कैपिटल, जो ये डेब्ट कैपिटल होती है उस पर जो पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है, उससे हमें क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है. वो अमाउंट काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना उस पर टैक्स देना होता है. तो अगर टैक्स रेट
हाई टैक्स रेट का क्या मतलब है कि आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है ना उस पर ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स पे करना होगा। तो ऐसे केस में अगर इक्विटी कैपिटल भी यूज़ कर रहे हो, ज़्यादातर पैसा तो टैक्स में ही ख़त्म हो जाएगा, तो ईपीएस तो फिर वहीं का वहीं रह जाएगा। ऐसे में फ़ायदेमंद डील वही होगी अगर डेब्ट कैपिटल को यूज़ कर लिया जाए जब टैक्स रेट क्या है, हायर है। देखो इसमें एक एग्जांपल भी दिया है। सपोज़ करो 100 रुपीज़ का लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा, 10%, और टैक्स रेट है 30%। अब 10% इंटरेस्ट रेट माइनस कर देंगे क्योंकि इंटरेस्ट पे क्या मिलती है, छूट मिलती है। तो इस 10 रुपीज़ पे जो 30% यानी कि 3 रुपीज़ का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। सो इट इज़ गुड टू यूज़ डेब्ट कैपिटल व्हेन टैक्स रेट इज़ हायर। एंड अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो ये भी कहा जा सकता है कि टैक्स रेट की वजह से जो डेब्ट कैपिटल है वो एक्चुअल में 10% नहीं थी। जैसे 10% इंटरेस्ट रेट है तो वो 10% हम डेब्ट कैपिटल की कॉस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि टैक्स तो तीन रुपये वैसे भी देना पड़ता, 30% वैसे भी देना पड़ता। तो ऐसे केस में जो डेब्ट कैपिटल की कॉस्ट है वो 7% पड़ जाएगी। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के बारे में आपको ये बात समझना ज़रूरी है, जब भी कंपनी डेब्ट कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करती है ना तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क फील होता है। उन्हें लगता है कि अब उनका शेयर रिस्की हो गया है। क्यों? क्योंकि पहला जो हक है प्रॉफिट से इंटरेस्ट के रूप में वो तो डेब्ट कैपिटल वाले ले जाएंगे, डिवेंचर होल्डर्स ले जाएंगे। तो ऐसे में इक्विटी शेयर होल्डर्स भी ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करने लग जाते हैं, जो अल्टीमेटली इक्विटी की जो कॉस्ट है, इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट, वो और इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जो बेनिफिट मिलना चाहिए था डेब्ट कैपिटल को यूज़ करके, कई बार वो बेनिफिट नलीफाई हो जाता है, बिकॉज जैसे ही डेब्ट कैपिटल का यूज़ करना इंक्रीज़ कर दिया जाता है ना, वैसे ही इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए इतनी डेब्ट कैपिटल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए जो इक्विटी शेयर होल्डर को इनसिक्योर या रिस्की फील करवाए, अदरवाइज कंसिक्वेंस नेगेटिव हो जाएंगे। 8th पॉइंट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। जब पहली बार शेयर्स को, डिवेंचर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को मार्केट में इशू किया जाता है ना, तो उस वक्त काफ़ी कॉस्ट आती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की, फॉर्म्स की, उसके ऊपर ब्रोकरेज की, कमीशंस की। तो इन सब कॉस्ट का भी ध्यान में रखना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल पर बेसिकली कॉस्ट ज़्यादा आती है। फ्लोटेशन कॉस्ट इनकी हायर होती है एज़ कम्पेयर टू डेब्ट कैपिटल। और रिटेन्ड अर्निंग की तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होती नहीं है, इसलिए तो रिटेन्ड अर्निंग को प्रेफर दिया जाता था। हाउएवर यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग की बात नहीं करेंगे, यहाँ बात करेंगे डेब्ट कैपिटल की कॉस्ट की और इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट की। किस कॉस्ट की? फ्लोटेशन कॉस्ट की। तो फ्लोटेशन कॉस्ट डेब्ट कैपिटल की कम होती है। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसीडर कर रही है कंपनी, देन दैट कंपनी कैन चूज डेब्ट कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्क कंसीडरेशन। इसमें दो बहुत ही अच्छे पॉइंट समझाए गए हैं। एक तो होता है ऑपरेटिंग रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। देखो इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना कि दो तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं भी मैन्युफैक्चर किया जाता ना, तब भी आपको कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी, जैसे कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी, या आपने जो लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है तो उसकी किस्त हो गई, या बिल्डिंग जहाँ पर वो सब काम चलता था वो बंद कर दिया, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बट अभी रेंट तो उसका पे करना पड़ेगा। तो जो खर्चे होते हैं बिज़नेस के, बिज़नेस को ऑपरेट करने के जो खर्चे होते हैं, जो फिक्स नेचर के खर्चे होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क। जबकि फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है जो हमने जिस अमाउंट से कैपिटल फॉर्म किया ना, कैपिटल लिया, उनकी कुछ ऐसी कैपिटल होती है जिन पर आपको फिक्स्ड कॉस्ट बियर करनी ही पड़ेगी, उनकी पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो उनका भी फिक्स टाइप ही हो जाता है, उनको भी पे करना ही पड़ता है। सो द टोटल रिस्क ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन दीज टू टाइप ऑफ रिस्क। देखो अगर ऑपरेटिंग रिस्क कम है तो थोड़ा सा फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाया जा सकता है ना, है ना, तो हम डेब्ट कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर बिजनेस का ऑपरेटिंग रिस्क ही ऑलरेडी ज़्यादा है, तब तो फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाना एक तरह की बेवकूफ़ी हो जाएगी। 10th इज़ फ्लैक्सिबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लैक्सिबल होना चाहिए, अगर वैसे तो होना ही चाहिए, बट अगर कंपनी विलिंगनेस रखती है कि हो, तो फिर तो डेब्ट कैपिटल ही सही है ना, क्योंकि उसे एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम किया जाता है। डिबेंचर होल्डर को 10 साल बाद, 15 साल बाद, इवन 5 और 7 ईयर बाद भी उनकी पेमेंट कर दी जाती है। पर अगर एक बार शेयर कैपिटल ले ली तो वो, अगर हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को छोड़ दें,
तो उसके अलावा जितनी भी तरह की शेयर कैपिटल होती है वो सभी कंपनी की लाइफ टाइम में वापस नहीं की जाती। तो इससे कंपनी के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। अगर कंपनी को थोड़े टाइम के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है ना, लेट्स से 7 ईयर 8 ईयर, देन दैट कंपनी शुड अडॉप्ट डेप्ट कैपिटल, शुड चूज डेप्ट कैपिटल, क्योंकि उसे आफ्टर कुछ समय बाद उसकी पेमेंट करी जा सकती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। 11th फैक्टर इज़ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है कि बिज़नेस को कौन कंट्रोल करेगा, बिज़नेस के अफेयर्स को कौन कंट्रोल करेगा। ऑब्वियसली ये ऑनर्स करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनके हाथ में पावर होती है बिज़नेस को कंट्रोल करने की। बट सपोज़ करो अगर और इक्विटी कैपिटल मतलब बिज़नेस को कैपिटल चाहिए और इक्विटी शेयर के थ्रू कैपिटल जनरेट कर ली, देन इट मीन्स अब इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो कंट्रोल भी ज़्यादा लोगों के हाथों में आ जाएगा, पावर डिवाइड हो जाएगी। अब लोगों के हर एक पर्सन के इक्विटी शेयर होल्डर की पावर क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी, कम होगी। बट वहीं अगर डेप्ट कैपिटल को लाएं तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स की पावर कम नहीं होगी। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कितना कंट्रोल, कितने हाथों में कंट्रोल रखने देना चाहते हैं। 12th इज़ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं विच इज़ सपोज टू बी फुलफिल बाय एवरी कंपनी। उन रेशोज़ का ध्यान में रखकर ही कंपनी को अपने डिसीज़न लेने चाहिए। एक एग्जांपल ले अगर, जैसे कि डेप्ट इक्विटी रेशो है, ये अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग डिटरमाइन है। सपोज़ करो अगर डेप्ट इक्विटी रेशो 2:1 है, तो जितनी भी कंपनी की इक्विटी कैपिटल है ना, उसके डबल से ज़्यादा डेप्ट कैपिटल जनरेट नहीं की जा सकती। सपोज़ करो 1 लाख की अगर इक्विटी कैपिटल ली हुई है, तो 2 लाख से ज़्यादा के डेप्ट कैपिटल नहीं ले सकती कंपनी, अगर एक गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे इतना रेशो फिक्स किया है तो। 13th इज़ स्टॉक मार्केट कंडीशन। मार्केट की कंडीशन कैसे, स्टॉक मार्केट यानी कि अगर वहाँ पर बूम है यानी तेज़ी का टाइम है, तब तो सब इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद लेते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होते हैं। बट अगर डिप्रेशन है या रिसेशन है, मंदी टाइप कैपिटल जो शेयर कैप मार्केट है, वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट है, तो ऐसे केस में लोग सेफ्टी से चलना पसंद करते हैं। फॉर दैट दे आर हैप्पी टू चूज़ डेप्ट कैपिटल, यानी कि वो डिबेंचर खरीदने के लिए तैयार होते हैं बट इक्विटी कैपिटल के लिए नहीं। इसलिए कंपनी को देखना चाहिए कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, उसी अकॉर्डिंग ही वहीं से ही मनी जनरेट करना है, वहीं से ही कैपिटल जनरेट करनी है, तो डेफिनेटली वहाँ की कंडीशन देखनी पड़ेगी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज़। एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज़ होती है, तो वो सब कैसे कैपिटल जनरेट करिए, ये काफ़ी एक ट्रेंड सा फॉलो होता है, सेम पैटर्न फॉलो होता है। चाहे हम जो एरोप्लेन वाली कंपनीज़ है जितनी भी, उनकी बात करें या बैंक्स की बात करें, दे हैव देयर ऑन पैटर्न विच डू दे फॉलो। एंड इसी वजह से हर एक इंडस्ट्री में अलग ही डेप्ट इक्विटी रेशो प्रिवेलेंट करते हैं, यानी कि पॉपुलर रहता है। तो इतने सारे फैक्टर पढ़ने के बाद इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको कि कोई एक फैक्टर नहीं होता कि जिसको कंपनी कंसीडर कर ले और डिसाइड कर ले कि हाँ मुझे डेप्ट लेनी है या मुझे इक्विटी लेनी है। देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर। कंपनी को इन सब बातों पर बहुत ध्यान से सोचना होता है, एंड देन ही मतलब कंपनी टेक्स डिसीजन अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। होप you understand today's lecture. In case of any doubt in any factor, you can contact me. Thank you.